अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते चलें के ट्रेड के हवाले से। के ट्रेड ला रहा है आपके लिए 3 मंथ्स की ये एक स्कीम, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्पिटिशन ऑफर। वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो अब तक रजिस्टर नहीं हुए, उनके लिए सिर्फ ये 2 दिन रह गए, यानी कि आज का दिन और कल का दिन। 10 मार्च इज द लास्ट डे। 3 मंथ्स का ये जो है वो एक स्किल गेम होगा और एक रियलिटी शो की तरह खेला जाएगा। इसके अंदर रियल टाइम में मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होंगे उनको 1 मिलियन का अमाउंट दिया जाएगा और वो अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं थ्रू दिस कंपटीशन। और ये कंपटीशन इसलिए भी अहम है क्योंकि ये आपको ऑफर करता है के ट्रेड के अंदर एक जॉब, यानी कि केएसबी के अंदर जो है वो जॉब ऑफर करता है उन हम कह सकते हैं कि विनर्स के लिए, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और रनर अप होंगे उनके लिए सबसे ज़्यादा ये एक जो है वो एक चार्मिंग ऑफर होगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट रिलेटेड यानी कि फाइनेंस और बिजनेस से सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि तमाम सब्जेक्ट से एफिलिएशन होने के बावजूद आप इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं, इस रजिस्ट्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो कल लास्ट डे है, तो जल्दी से जो है वो जिन्होंने नहीं अभी तक रजिस्ट्रेशन कराई वो टाइम वेस्ट ना करें और ये 2 दिन है, फ़ायदा उठाएं। चलें जी, ये हुई के ट्रेड के हवाले से बात। अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, तो आज एक मिनी सेलिब्रेशन देखी गई। मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव जेस्चर देखा गया काफ़ी अरसे बाद, हम कह सकते हैं अमिड हम कह सकते हैं पॉलिटिकल नॉइज़ भी है यहाँ पर, ग्लोबल नॉइज़ देखा जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे हैं। यूक्रेन रशिया का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और डिस्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स मार्केट ने आज परफॉर्म किया है। एक इन्वेस्टर्स की जानिब से सम हाउ कॉशियस स्टैंस भी देखा गया, प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई और एक काफ़ी चेक एंड बैलेंस संभल कर खेला जा रहा था। लेकिन मार्केट के अंदर अगर ओवरऑल पूरे डे को सम अप किया जाए तो एक कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन दिखाई दी मार्केट के अंदर। और यही वजह है आज इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी प्रिवेल करते हुए दिखाई दिए, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए दिखाई दिए और फाइनली जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल करते हुए यानी कि ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दिया। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,878.35 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 43,217.19, लोअर वाज 42,865.81 एंड फाइनली क्लोजर जैसा कि हम देख रहे हैं हायर साइड पे क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। 43,000 का लेवल अचीव हुआ है, 43,042.96 पे क्लोजर रहा। 164.61 का एक पॉजिटिव चेंज आज के दिन देखा गया। टर्नओवर में करंटली 183.62 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, कल के मुकाबले में थोड़ा सा डिक्लाइन देखा जाता है 42.43 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू इज गुड 6.06 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, लेकिन एक बात यह है जो हम कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे जो स्क्रिप्ट्स आते हैं उनसे आज थोड़ा सा कंट्रास्ट दिखाई देता है, थोड़ा हटके एक जो वॉल्यूम लीडर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जीजीएल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.34 के डिक्लाइन के साथ, 15.49 पे क्लोजर, 12.78 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। नेक्स्टली पीआईबीटीएल काफ़ी अरसे बाद वॉल्यूम लीडर्स में दिखाई दे रहे हैं, 0.25 का डिक्लाइन, 6.17 पे क्लोजर, 12.53 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली टीपीएलपी 1.90 का डिक्लाइन देखा गया, 23.48 पे क्लोजर रहा, 11.13 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल पेनी स्टॉक्स या फिर हम कह सकते हैं वही जो थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स हैं उनमें ही काम होता हुआ काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस कहाँ जा रहे हैं, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम ये डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जो नॉइज़ है लोकल्स में, लोकल मार्केट में, वो जो है कितना इम्पैक्ट ले रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के नंबर्स की, तो ओवरऑल कल जब पॉलिसी रेट अनाउंस किया गया तो स्टेटस को ही रखा गया, लेकिन अपार्ट ऑफ फ्रॉम ऑल थिंग्स यहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लेशन को रूल आउट नहीं किया जा सकता, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पॉलिसीज़ के हवाले से, तो इतनी ज़्यादा एक हम कहेंगे टफ टाइम है और इसके अंदर जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वो कितनी हेल्पफुल होंगी। तो हमारे साथ स्टूडियो में एक अच्छा पैनल मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं और एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। और आपसे कुछ देर बाद मौजूद होंगे जुबैर तुफैल साहब, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सलमान नकवी साहब से। सलमान साहब, एक पॉजिटिव जेस्चर देखा जा रहा था, बड़ा ही एक अच्छा एक काम एंड क्वाइट सिचुएशन थी कोविड के बाद, लेकिन क्या होता है कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनली कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाते हैं, यूक्रेन एंड रशिया सामने आ जाते हैं। लोकल मार्केट में या फिर हम कहेंगे लोकल थोड़ा सा अगर सिनेरियो को डिस्कस किया जाए, यहाँ पॉलिटिकल नॉइज़ हो जाता है, ये सब चीज़ें एकदम से शफल हो गई हैं, कैसे इनको देखा जाए? नहीं, आपका कहना दुरुस्त है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
और गुज़िश्ता कुछ सेशन से या जो 10-12 दिन गुजरे हैं जी। वो इसी अनसर्टेनिटीज़ की वजह से हुए हैं। कोई भी ऐसी डेवलपमेंट जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करे तो वो किसी भी कारोबार और ख़ास तौर पे कैपिटल मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती। एक पॉलिटिकल नॉइस चल रही थी, उसके साथ साथ इकोनॉमिक फ्रंट पे चैलेंजेस थे, वो अपनी जगह थे, लेकिन फिर एक इंटरनेशनल क्राइसिस जो अचानक सामने आ गया और बहुत ज़्यादा, जिसने पूरी दुनिया का इस वक्त डायनेमिक्स चेंज कर दी है। इस वक्त कमोडिटी प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई पर बहुत सारे चल रहे हैं। क्रूड ऑयल प्राइस तकरीबन 8 या 9 साल की हाईएस्ट सतह पर चल रहा है। कोल की कीमतें हाईएस्ट रेट पर हैं, अबव $400 हैं। इसी तरीके से वीट की, पावर की, गैस की, और अभी कुछ तय नहीं है कि इन चीज़ों की कैलकुलेशन करी नहीं जा सकती किस मुल्क पर किस तरीके से उसका इम्पैक्ट होगा। तो डायनामिक्स काफ़ी चेंज हुई हैं, जियो पोलिटिकल सर्कमस्टांसिस की भी और इकोनॉमी की भी, बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन और रशिया वॉर। हाउएवर अच्छी चीज़ ये है कि स्टार्टिंग में हम अनसर्टेन थे, आया थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी खुदा न खास्ता, न्यूक्लियर वॉर होगी खुदा न खास्ता, लेकिन उसके इम्कानात कम हैं या ना होने के बराबर हैं। ये एक अच्छी चीज़ है और वॉर अपने एक मंतकी अंजाम की तरफ जो है वो जारी है। लेकिन जाहिर है कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की वजह से पाकिस्तान पे भी, जाहिर है पाकिस्तान एज अ इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ है और सारी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ इंपोर्ट करती हैं, तो हमारे यहाँ डॉलर जो वीक होने की उम्मीद थी आफ्टर IMF ट्रांजैक्शन, वो दोबारा स्ट्रॉन्ग हुआ और इन्फ्लेशन के फिगर्स जो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कंट्रोल में है। जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया 10 रुपये पेट्रोल पे, डीजल पे घटाए और बिजली कीमतें ना बढ़नी, और इसके साथ साथ ये भी कि ये बजट तक ये चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, तो इन्फ्लेशन उसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, लेकिन ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर नहीं सकती चीज़। तो पाकिस्तान में भी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई। उसके साथ साथ जिस तरह के आपने जिक्र किया, पॉलिटिकल क्राइसिस लोकल फ्रंट पे मौजूद है, और कल मॉनेटरी पॉलिसी आई थी जो बड़ा अच्छा फैसला सामने आया, जो मार्केट के लिए फेवरेबल था कि स्टेटस को मेंटेन रखा गया है। तो स्टेट बैंक की कोशिश है कि ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी को अपनाया जाए, मगर पॉलिटिकल फ्रंट पे वॉइस मौजूद है जिसका इम्पैक्ट कल बहरहाल ज़्यादा आया। अब चूंकि कहा ये जा रहा था कि 48 आवर्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई देते हैं, तो अभी भी क्या ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है? तकरीबन 4 हफ्ते पर वो बात चली गई है। हाँ। तो लिहाजा एक गैप मिल गया है, और मैं समझता हूँ, मैंने कहा ना, अनसर्टेनिटी, कोई भी फेयर ऑफ अननोन जब होता है तो स्टॉक मार्केट उस वक्त ख़राब होती है। तो अब एक चीज़ क्लियर है कि भी जो भी है, तो हाँ। एक महीना बहुत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, उम्मीद की करने मौजूद है। तो लिहाजा मार्केट ने आज पॉजिटिविटी दिखाई और मुझे लग रहा है कि आगे भी पॉजिटिविटी दिखा सकती है। राइट, आगे भी पॉजिटिविटी दिखा सकती है। अगर बात करें इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ पैकेज था 10 रुपये पेट्रोल के ऊपर जो है वो एक सब्सिडाइज किए गए या फिर घटाए गए, सर कितना इम्पॉर्टेंट था, ये नीड ऑफ द आवर थी अभी, जबकि ये सिनेरियो बिल्डअप हो रहा था कि पूरी दुनिया क्राइसिस में जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कमोडिटी प्राइस अलार्मिंग बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो एक रिलीफ दे दिया गया। ऑब्वियसली हम डेली बेसिस पे इंटरनेशनली ऑयल को बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या फर्दर इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर, और क्या पाकिस्तान अगर सब्सिडीज दे भी रहा है तो ये कितना ज़्यादा घाटा होगा हमें? देखिए, फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ अ गुड स्टेप फॉर द टाइम बीइंग, और हमारी जो इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं, जिस तरीके से वो 13.5% के अराउंड इन्फ्लेशन के फिगर्स आए थे, तो यकीनन उसमें इजाफा होता, और पेट्रोल और गैस और कोल की कीमतें और इसके साथ साथ जो बिजली की कीमतें, ये समझ लें कि हर इंडस्ट्री का एक बेसिक इनपुट होता है, और इनकी कीमतें अगर बढ़ती तो समझ लें कि इन्फ्लेशन जो है वो शायद एक नई सतह पर चला जाता। फॉर द टाइम बीइंग ये एक रिलीफ है। हाउएवर अगर वॉर में कुछ कमी होती है या कुछ इंटरनेशनल फ्रंट पे कोई कंप्रोमाइज़ होता है यूक्रेन रशिया के दरमियान या इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान, तो यकीनन ये उसी तेज़ी के साथ ये कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी, क्योंकि इस सतह पर कमोडिटी प्राइसेस ज़्यादा अरसे मुस्तहकम नहीं रह सकती। कोई भी कारोबार इस लेवल पर जो है वो मेंटेन नहीं करा जा सकता। तो अगर हुकूमत ने भी शायद ये सोचा,
एक पीएम रिलीफ पैकेज था, इसके अंदर नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी दे दी गई जी। अब जब ऐसे वक्त आ गए कि पॉलिसीज दी जा रही हैं और काम करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, तो बात पता चलती है कि अब थोड़ा सा ये हालात आ गए। मैं 3.6 बिलियन डॉलर्स आ चुके हैं आरडीए अकाउंट में, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और ये पाकिस्तानियों का एतमाद है। लाखों अकाउंट्स खुल चुके हैं और मुसलसल जो है उसमें इजाफा हो रहा है। और अगर ये क्रैशेस नहीं होता तो शायद इस वक्त हम दूसरी बातें कर रहे होते और अच्छी बातें करते होते। तो मैं समझता हूँ उस फ्रंट पे हुकूमत की कोई इतनी ख़राब परफॉर्मेंस नहीं है और टाइम भी थोड़ा है, 1 साल या 1.25 साल है शायद हुकूमत के टाइम का, तो हुकूमत को गुजारना देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। और हालात को मद्देनज़र रखते हुए सियासतदानों को चाहिए कि जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ही बदतरीन हालात, उनके 9 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, अमेरिका ने फ्रीज करके बैठ गए हैं, तो उनके पैसे उनको देते, वो अपनी मईशत चलाते, सब कुछ करते। अब उन्होंने कुछ पैसे रिलीज किए हैं उनके, लेकिन उनको चाहिए कि इनके बजाय कि उसको इमदाद करने के बजाय जो है उसको अपनी अमाउंट रिलीज करते हैं। अमाउंट देखिए, उनको तो अमेरिका बहुत इमदाद दे रहा था, इनको मुआशी इमदाद दे रहा था, ग्रांट्स दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, लेकिन वो ग्रांट्स देनी भी बंद कर दी और उल्टा उनके पैसे रोक लिए हैं। तो उनकी ज़िंदगी को तो अभी भी वो उन्होंने मुश्किल बनाया हुआ है। लेकिन आखिर में यही होगा कि अमेरिका को भी जो है ना अपनी सोच को तब्दील करना होगा। अफ़गानिस्तान के बारे में भी, ईरान के बारे में भी। ईरान जो है वो उसको आज तकरीबन 20 साल हो गए कि वो सैंक्शंस में से गुजार रहा है, लेकिन ईरान एक ऐसा मुल्क है जो जहाँ पे कौमी यकजहती है, मुल्क के अंदर एक ज़बान है और लोगों का वहाँ पे हौसला बहुत है। उनको इतनी मुश्किलात आई हैं, उन्होंने कभी जो है वो झुकने की कोशिश ही नहीं की। उनके सैंक्शंस लगी, उनको दवाइयाँ जानी बंद हो गई, उनको तमाम चीज़ें। अमेरिका ने जितनी भी सख्ती ईरान के साथ कर सकते थे की, लेकिन वहाँ पे क्योंकि कौम में यकजहती थी तो उन्होंने तमाम वक्त गुजार लिया और मैं समझता हूँ उनका आने वाला वक्त इंशाल्लाह अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। राइट। सलमान साहब, अब क्या दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन कितने इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं? अगर बात की जाए जैसे यूरोपियन यूनियन की जानिब से मीडिएटर की जो पेशकश की गई है, जैसे ज़ुबैर साहब ने कहा कि थोड़ी सी अब पोजीशन चेंज है, लेकिन बहरहाल बायलैटरल रिलेशन में तो पाकिस्तान के अच्छे ही कॉन्फिडेंस ही देखा गया है हमेशा से, जितने फ्रेंडली रिलेशनशिप देखे गए। अब क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत सोच समझ के इस वक्त जो भी कदम उठाना है हुकूमत उठाएगी और मौजूदा उसमें जो यूरोपीय यूनियन और ये थोड़ा सा कुछ मशकूक हैं और बल्कि वो डिमांड कर रहे हैं कि कंडेम करा जाए, तो ये आया हुकूमत जो है वो, मैं समझता हूँ हुकूमत को सिर्फ एक चीज़ करना चाहिए और वो है पाकिस्तान। जो चीज़ पाकिस्तान के बेहतरी में हो, आवाम को एतमाद में लिया जाए, आवाम को बताया जाए और उस पर कदम उठाया जाए, चाहे वो किसी भी तरफ उनका जो है रुख होता है। अभी ये डिसाइड करना हालात में थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अलबत्ता ये है कि कुछ फोर्सेस प्रेशर भी डाल रही हैं हुकूमत पे कि नहीं, आप वापस बैक ऑफ ट्रैक पर आ जाएं। अब जो IMF ने हशर किया है, जो FATF कर रही है, वो सबके सामने है, पॉलिटिसाइज हो गए मामला और वो अब से नहीं। चलिए सर, मैं यहाँ पॉज करूंगी, आपको FATF के ऊपर ही बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है। जुबैर तुफैल साहब भी मौजूद है और सलमान नकवी साहब भी मौजूद है। FATF के ऊपर बात हो रही है। सर, FATF पोलिटिसाइज एज ऑलवेज दिखाई दे रहा है। जी जी। इस बार भी यही होता है और इस बार तो एक और कंट्री का इजाफा भी हो जाता है ग्रे लिस्ट में, UAE का। कैसे देख रहे हैं ये पॉलिटिक्स? देखें, यूक्रेन की वॉर से पहले ही FATF का स्टांस काफ़ी हार्श था और IMF का भी, जिसका वज़ीर ख़जाना ने भी एतराफ़ किया है और बाकायदा खुल के कहा है कि ये तो कुछ और मामला है। तो यकीनन वो मामलात ऐसे हैं और इसी सिनेरियो में पाकिस्तान का स्टांस भी जो है वो थोड़ा सा डायरेक्शन कुछ चेंज नज़र आती है। मैं समझता हूँ अगर कोई चाइना, रशिया, कोई इनके पास कोई इकनॉमिक प्रोग्राम है जिसके जो सैंक्शंस को बाईपास कर जाए, तो हो सकता है पाकिस्तान भी अपना एक स्टांस जो बरसों का है शायद चेंज करे। बहरहाल जो भी करें वो पाकिस्तान को, मईशत को, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखे। हमें यही उम्मीद है इस हुकूमत से, आज तक जो भी कुछ करा है इन्होंने पाकिस्तान के फेवर में करा है, तो अब भी ऐसे ही करेंगे। राइट, वेल, थैंक यू सो मच सलमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर तुफैल साहब, आपने ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया। ओवरऑल देखा ये जाता है कि पॉजिटिविटी अगर गवर्नमेंट की जानिब से देखी जाए तो काफ़ी हद तक देखी जा रही है और अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन दिखाई दे रहे हैं, वो भी बहुत स्मूथ और फ्रेंडली दिखाई दे रहे थे। पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट दिखाई दे रही थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ पेश की गई, यानी कि डिफरेंट न्यू पॉलिसीज़ जो एक्सपेक्टेशन थी वो आते हुए दिखाई दे रही थी। अभी थोड़े से चैलेंजेस दिखाई देते हैं लोकली भी और इंटरनेशनली भी। अगर उनको टैकल कर लिया जाए या फिर उनको थोड़ा सा बच बचाव करके काम कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। तो ये तो हुई प्रोग्राम की बात और काफ़ी डिस्कशन आज हमने इंटरनेशनली और लोकली की। लेकिन अभी हम देखते चलते हैं लास्ट मोमेंट्स में ट्रेडिंग टाइटन्स के हवाले से। एक दफ़ा फिर आज सेकेंड लास्ट डे है और कल लास्ट डे है। ट्रेडिंग टाइटन्स जो कि KSB की एक कॉम्पिटिशन या स्कीम है या रियलिटी शो है, जिसके अंदर रियल टाइम के अंदर आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक अमाउंट दिया जाता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अभी तक रजिस्टर नहीं है उनके लिए ये सेकेंड लास्ट यानी कि 2 डेज रह जाते हैं टाइमिंग। तो प्लीज़ आप जो अपना करियर या फिर करियर ओरिएंटेड है या अपने स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये दी बेस्ट ऑफर है कि वो आएँ KSB के प्लेटफॉर्म से, K-ट्रेड के प्लेटफॉर्म से, ट्रेडिंग टाइटन्स का हिस्सा बन जाएं और अपने स्किल्स को पॉलिश करके मनवा के विनर भी बन सकते हैं। और आपको दी जाएगी विनर प्राइस, कैश प्राइस 1 लाख रुपये, और इससे ज़्यादा डिफरेंट जो है वो पॉजिटिव या फिर कैश प्राइसेस रखे गए हैं और साथ साथ जॉब ऑफर भी रखी गई है। दैट्स ऑल। ये थी K-ट्रेड के हवाले से बात। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।